सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो बात करेंगे, जैसा आपने थंबनेल देख लिया होगा, पुर्तगालियों का भारत में आगमन या विदेशी व्यापारियों का भारत में आगमन। जो आधुनिक भारत से सवाल आते हैं, हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं आधुनिक भारत की, ये उसका सेकंड पार्ट है। और उसमें जो हमने आपको बताया उसका एक ओवरऑल छोटा सा मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। ये जो घटना है, ये मेन घटना जो शुरू होती है भारत में विदेशियों का, जो विदेशी व्यापारियों का जो आवागमन होता है आधुनिक भारत में, यानी कि पुर्तगालियों का जो आवागमन भारत में शुरू होता है, वो 1453 की घटना से होता है। कितना? 1453। इस घटना को आप याद रखना। 1453 की घटना से स्टार्ट होता है। क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर क्या है, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान तो हिस्सा था भारत का ही, ठीक है। पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आगे इराक, और ये तुर्की। अब मैं आपको बता दूं, जो पिछले चैप्टर में आपको मैं बता चुका हूं कि जो यूरोप का एक भाग था जो यहां यहां स्टार्टिंग होता है, कुस्तुनतुनिया। मैं आपको बता चुका हूं कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। ये जो कुस्तुनतुनिया था, इस पर तुर्की का कब्जा हो गया था। और तुर्की का कब्जा होने के कारण क्या हुआ कि ये जो कुस्तुनतुनिया था, ये ईसाई धर्म का केंद्र था, जो कि वर्तमान में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। तो जब तुर्की का इसके ऊपर अधिकार हो गया कुस्तुनतुनिया पर, तो यहाँ के जो धर्म ग्रंथ थे और धार्मिक स्थल थे, उनको बर्बाद किया गया, तोड़ा गया। और यहाँ के जो धर्मगुरु थे, उनको कहीं ना कहीं पीछे यूरोप की तरफ भागना पड़ा जान बचाने के लिए। और जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथ को लेके भागना पड़ा। ये मैं पिछले भाग में आपको, पहले भाग में बता चुका हूं। तो यहां पर जो रोम है, जो कि वर्तमान में इटली है, तो यहां पे उन्होंने शरण ली। और फिर पुनर्जागरण जो है, पुनर्जागरण काल भी शुरू हुआ, वो मैंने आपको बताया। अब ये है पुर्तगाल यहां पे, और ये है स्पेन, ठीक है। तो 1453 में जब तुर्की का इस पे कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया, यानी कि एक उस्मानिया साम्राज्य था, उसका कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया, तो ये भी तुर्की में मिल गया। यानी कि यूरोप का कुछ हिस्सा जो कि तुर्की में भी है, वो ये ही हिस्सा है, वर्तमान में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। अब इस 1453 की घटना के बाद हम आते हैं 1497, 97। एक घटना इसके बाद याद रखना, 1497। 1497 में क्या हुआ, स्पेन से एक नाविक निकलता है, और वो निकला तो भारत की खोज में था, भारत के समुद्री रास्ते खोज में। लेकिन वो कहीं ना कहीं रास्ते में भटक गया अटलांटिक महासागर में, और वो कहां पहुंच गया? अमेरिका। ये था कोलंबस, है ना। बोलते ना कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो वो कहां पहुंच गया? अमेरिका। तो अमेरिका का समुद्री जो रास्ता था, वो कोलंबस ने जो है वो ढूंढ लिया। और बाद में आपको पता है यूरोपियनों का भी अमेरिका पर अधिकार हो गया था, ठीक है। ये घटना जो थी, ये थी 1497, ठीक है। 1497 की घटना थी। अब इसके बाद एक साल बाद
क्या होता है, एक घटना और होती है 1487। 53 और 97 के बीच एक घटना और चल रही थी, वो क्या थी, 1487। 1487 में क्या चल रहा था पहले से ही, ये पुर्तगालियों द्वारा अभियान चल रहा था। पुर्तगालियों के द्वारा जब भारत की खोज होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, 1487 से। तो एक घटना 1487 पुर्तगाल, ये याद रखना आप, 1487। अब 1487 में क्या हुआ, पुर्तगाल का एक प्रिंस था, प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी को नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। नेविगेटर किसको जाना जाता है, प्रिंस हेनरी। ये जो प्रिंस हेनरी था, इसको समुद्री खोज के लिए जाना जाता था, समुद्री रास्ते की खोज के लिए ये जो है ना अभियान चलाता रहता था, अपने खर्चे से, अपने पैसे देकर ये कुछ लोगों को भेजता रहता था कि समुद्र के रास्ते समुद्र की खोज कराओ। तो जो पुर्तगाल से क्या था, इसने बहुत सारे सैन्य अभियान चलवाए, सॉरी समुद्री अभियान। तो बहुत सारे लोग आए, वो अफ्रीका के जो है आसपास आते थे, और इनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो पूरे अफ्रीका के लास्ट में यहां पहुंचा। ये सबसे दूर जाने वाला 1487 में सबसे दूर जाने वाला नाविक था। कहीं ना कहीं भारत की खोज जो है वो चल रही थी। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जब स्थल व्यापार जो था स्थल मार्ग द्वारा, वो बंद हो गया था तुर्की के कारण, जब तुर्की का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया था। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो ये इसी रास्ते से भारत से मसाले जाते थे यूरोप, लेकिन तुर्की का अधिकार जब कुस्तुनतुनिया पर हो गया तो ज्यादा टैक्स लगने की वजह से और भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से ये व्यापार मार्ग जो था ये क्या हो गया, बंद हो गया। अब इस वजह से यूरोप में जो मसाले थे वो जाने बंद हो गए। तो वहीं यूरोपियों ने क्या किया, कहीं ना कहीं भारत के बारे में वो पहले से जानते थे, लेकिन भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वो शुरू कर दी। तो सबसे दूर जो आया वो, उसका नाम क्या था, उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज ये सबसे दूर तक आया, बार्थोलोम्यू डियाज। और जिस स्थान पर ये पहुंचा, इस स्थान का नाम इसने रखा केप ऑफ होप। केप ऑफ होप जगह थी ये, केप ऑफ होप। होप यानी आशा, आशा का स्थान है ना। तो आशा अंतरीप इसको बोला गया, क्या बोला गया, आशा अंतरीप। याद रखना, आशा अंतरीप या केप ऑफ होप, ठीक है जी। यानी कि यहां पहुंचने के बाद इनके अंदर एक आशा जगी कि अब कहीं ना कहीं हम भारत तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बार्थोलोम्यू डियाज यहां तक पहुंचकर वापसी चला गया। और जो प्रिंस हेनरी था, इसको नेविगेटर इसलिए कहा जाता था, जिन भी नाविकों को ये भेज रहा था तो उनसे अफ्रीका का जो ये तटीय स्थल है इसका मैप तैयार करवा रहा था। अब क्योंकि इनके पास मैप हो गया था तैयार, तो इसलिए इनके लिए आसान था। और कोलंबस के पास कोई मैप नहीं था और वो इसलिए भटक गया और अमेरिका पहुंच गया, ठीक है। अब 1487 में ये पहुंच गए आसान द्वीप तक, यानी केप ऑफ होप तक। अब इसके बाद 1498 में कितना, एक घटना और याद रखना, 1498
1498 में क्या हुआ, वास्को डिगामा जो एक नाविक था, इसको जिम्मेदारी दी गई। तो 1498 में यहां पुर्तगाल से 1498 में ये वास्को डिगामा निकलता है और इसके पास यहां तक का मैप था और इसको जिम्मेदारी दी गई कि ये भारत तक पहुंचेगा, भारत की खोज करेगा। तो ये अपने साथ 4 समुद्री जहाज जो है वो वास्को डिगामा लेकर आया। तो 1498 में निकलता है और ये मैप के साथ साथ ये वास्को डिगामा कहां पहुंचता है, केप ऑफ होप पहुंचता है, आसान द्वीप पहुंचता है। यहां इसने रेस्ट किया। फिर इसके बाद ये क्या करता है, ये अफ्रीका के तट के साथ साथ बढ़ता है और यहां केन्या पहुंचता है, जो वर्तमान में केन्या है। और केन्या पर इसको एक पथ प्रदर्शक मिल जाता है। उस पथ प्रदर्शक के द्वारा ये जान पाया कि किस दिशा में भारत पड़ेगा। तो अब्दुल मनीक नाम था उसका, क्या नाम था, अब्दुल मनीक। ये जो अब्दुल मनीक था, ये अरब व्यापारियों के साथ भारत आता था, यानी कि ये तट से इधर आता होगा और कहीं ना कहीं ये भारत व्यापार, तो इसको पता था कि भारत इस दिशा में है। तो अब्दुल मनीक जो पथ प्रदर्शक मिला, ये भी व्यापारी था और ये कहीं ना कहीं अरब व्यापारियों के साथ भारत आता रहता था। तो अब्दुल मनीक जो है वो वास्को डिगामा को मिल जाता है और वास्को डिगामा को ये बताता है कि यदि इस दिशा में आप जाएंगे तो आपको भारत मिल जाएगा, हिंदुस्तान मिल जाएगा। तो मीलों का समुद्री सफर था और केवल अब्दुल मनीक के कहने से इसके अंदर एक आशा जगी कि भाई इसने बता दिया, ये पहले कहीं ना कहीं जा चुका है, किसके साथ, ये जो अरब व्यापारी थे, ये अरब है। तो इसके अंदर आशा जगी और ये अपने 4 जहाजों के बेड़े के साथ अब्दुल मनीक को भी इसने साथ लिया कि भाई हम व्यापार करने जा रहे हैं, हमें आपको प्रॉफिट होगा तो हम आपको भी देंगे, यानी कि इसको लालच में लिया। और ये इस दिशा में समुद्र में निकलता है वास्को डिगामा। हजारों मील, लाखों मील की यात्रा समुद्र की जाती है और ये यहां पहुंच जाते हैं। ये कौन सी जगह है, इसको बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट यानी कि केरल, वर्तमान में क्या है, केरल। और कोझिकोड के नाम से जाना जाता है बंदरगाह। तो कालीकट, जिसको कालीकट भी कहा गया, केरल कालीकट। तो ये मालाबार, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि वास्को डिगामा जब भारत पहुंचा तो किस तट पे पहुंचा था, तो ये मालाबार तट है, ध्यान रखना, मालाबार तट पे पहुंचा ये। अब एक तट इधर भी पड़ता है, मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, तमिलनाडु की साइड, कोरोमंडल तट। तो ये कहां पहुंचा था वास्को डिगामा, ये मालाबार तट पर पहुंचा था, है ना, केरल, कोझिकोड। अब इसको कालीकट जो है वो इन्होंने पुर्तगालियों, क्योंकि भाषा का फर्क रहता है तो इन्होंने कालीकट बोला इसको, है ना। तो जब ये यहां पहुंचा तो एक यहां पे शासक था, हिंदू शासक जमोरिन। तो जमोरिन जो था, जमोरिन ने इसका, वास्को डिगामा का बहुत ही स्वागत किया कि भाई जो
पुर्तगाल यानी यूरोप के जो शासक हैं उन्होंने आपको यहाँ व्यापार के लिए भेजा है। और आपको पता है कोई व्यापारी आता है जिससे फायदा होता है तो सब खुश होते हैं, है ना, यानी कि कस्टमर आ गया। ठीक है, अब इससे पहले जो भारत में किसका व्यापार चल रहा था, जो अरब के लोग हैं वो समुद्री रास्ते से हिंद महासागर में वो गुजरात और आपका मुंबई केरल ये व्यापार कर रहे थे अरबी। तो जब ये वास्को डिगामा पहुंचता है तो कहीं ना कहीं आपको पता है अरबियों को भी खबर लगी कि भाई व्यापारी जो है यूरोपियन वो आ गया है। तो एक जो समझौता होता है शासकों के साथ कि भाई आप किसी दूसरे के साथ व्यापार नहीं करेंगे। तो अब यहीं से अरबी और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष शुरू हो जाएगा कुछ समय बाद। तो कहा जाता है कि 3 महीने तक ये जो वास्को डिगामा था ये हिंदुस्तान में रहा और यहां से इसने बहुत सारे जड़ी बूटी मसाले बहुत सारी चीजें जो हैं खरीदे सामान, और ये वापसी जो है पुर्तगाल लौट जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि 60 गुना वास्को डिगामा ने 60 गुना मुनाफा उस सामान से कमाया। अब ये आप समझ सकते हो कि भाई इतना सस्ता सामान ले गया और यहाँ 60 गुना पैसा उसने कमाया, तो इसका मतलब फायदे का व्यापार था। इनका जो खर्चा हुआ भारत तक पहुंचने तक वो भी पूरा हो गया। तो अब क्या हुआ, आगे रणनीति बनाई गई। रणनीति ये बनाई गई कि व्यापार जो है वो बढ़ाया जाए और व्यापारिक अभियान चलाए जाएं। तो उस समय मैं बता दूं ये जो प्रिंस हेनरी था ये तो प्रिंस था, लेकिन पुर्तगाल का जो शासक था वो था एमेनुअल प्रथम। एमेनुअल प्रथम ये शासक था पुर्तगाल का। ठीक है, तो इसको भी जब पता चला भाई ये तो फायदेमंद रहा, 60 गुना मुनाफा लिया, तो इसने क्या किया कि एक कंपनी बना दी कि भाई भारत को अगर व्यापारिक केंद्र बनाना है तो एक कंपनी बनानी पड़ेगी। तो इसने क्या किया, एक एस्तादो दे इंडिया पुर्तगाली कंपनी बनाई। क्या, एस्तादो इंडिया। एस्तादो इंडिया के नाम से क्या बनाई, एस्तादो, मैं थोड़ा साफ लिख देता हूं, एस्तादो द इंडिया। ठीक है, किसने बनाई, एमेनुअल प्रथम ने, ये वहां का शासक था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो एमेनुअल प्रथम था इसने फिर आगे गवर्नर जनरल और कई व्यापारियों को भेजना शुरू कर दिया। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं यहां कि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली मैं साफ कर रहा हूं, यदि आप नोट्स बना में लिखना चाहें तो लिखते रहना। ठीक है, वीडियो को आप रोक के ना लिख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि उद्देश्य, पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था, भारत को व्यापार की दृष्टि से जोड़ने के लिए। देखो, एक तो यहां पर व्यापार तो इनका उद्देश्य था ही, दूसरा उद्देश्य इनका बन गया धर्म। धर्म कैसे बन गया कि जब कुस्तुनतुनिया से ईसाइयों का पतन कर दिया गया तो इन यूरोपियन और पुर्तगालियों को यह लगा कि भाई हमारे धर्म का नुकसान हुआ है, तो यदि हमने भारत का रास्ता खोजा है तो क्यों नहीं उस नुकसान को पूरा किया जाए और भारत में, हिंदुस्तान में जो ईसाई धर्म है उसका प्रचार प्रसार किया जाए। तो इन्होंने धर्म को फैलाने के लिए भी जो है वो
इनका एक उद्देश्य ये भी था, धर्म को फैलाना व्यापार के साथ। ठीक है, अब इससे आगे तीसरा उद्देश्य इनका क्या था? हिंद महासागर पर प्रभुत्व। हिंद महासागर पर प्रभुत्व करना भी इनका एक उद्देश्य बन गया था, क्योंकि हिंद महासागर पर जो अरब से आने वाले व्यापारी थे, उनका कहीं ना कहीं क्षेत्राधिकार था, और जितने भी शासक थे उनके साथ उनकी संधि थी कि व्यापार हमारे साथ ही करेंगे। तो अब इसमें चुनौतियां भी शुरू होती हैं पुर्तगालियों के लिए। सबसे पहली चुनौती क्या होती है कि हिंद महासागर पर कब्जा किया जाए, यानी कि जो अरब व्यापारी हैं इनको रोका जाए। जब अरब व्यापारियों को रोका जाएगा तभी पुर्तगालियों का कहीं ना कहीं भारत में वर्चस्व जो है वो बनेगा। तो इन सब चीज को देखते हुए जो वहां के शासक थे, एमेनुअल प्रथम, जिन्होंने एस्तादो द इंडिया कंपनी जो है व्यापार के लिए बनाई, इन्होंने आने वाले समय में एक व्यक्ति भेजा जो 1499 में भारत आया। इतना आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्ब्रेज इसको भेजा जाता है। 1500 ईस्वी में किसको भेजा गया? पेट्रो अल्ब्रेज, ये ध्यान रखना। अब पेट्रो अल्ब्रेज जो है ये भारत आता है, और ऐसा बताया जाता है कि ये जो पेट्रो अल्ब्रेज था ये 13 पानी के जो जहाज थे उनके साथ ये भारत आता है। और पेट्रो अल्ब्रेज का केवल एक उद्देश्य जो है वो बनाकर भेजा गया, क्योंकि वास्को डी गामा ने बताया था कि हिंद महासागर पर अरब के जो व्यापारी हैं उनका शासन है, उनका क्षेत्राधिकार है। तो पेट्रो अल्ब्रेज का एक ही उद्देश्य था कि अरबी व्यापारियों का विनाश। तो ये नौसेना के साथ 13 पानी के जहाज के साथ ये आता है भारत की तरफ, और इसने यहां पर पूरा जो अरबी व्यापारी था उनके सबके लूटपाट, और कहीं ना कहीं उनको मारा गया, उनके पानी के जहाजों को भी छीना गया। तो पेट्रो अल्ब्रेज ने पूरा जो है हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया था। और जो पेट्रो अल्ब्रेज है ये वास्को डी गामा तो केवल कहां पहुंचा था? कालीकट, केरल, कोझिकोड। लेकिन पेट्रो अल्ब्रेज जो था ये 2 जगह पहुंचा भारत में, एक कोचीन, एक कल्लोर। कहां पहुंचा? एक तो कोचीन और एक पहुंचा कल्लोर। कोचीन यहां पे है, कोचीन और कल्लोर, ये 2 जगह जो है पेट्रो अल्ब्रेज पहुंचा। इसका कोई मकसद ये व्यापार करना नहीं था, इसका कोई मकसद वहां पर इसको कोई आदेश नहीं दिया गया था कि भाई आप वहां कोई ऑफिस बनाए, यानी कि कोठी बनाए या कोई कंपनी बनाए या आपको कुछ करना है। केवल इनकी जिम्मेदारी थी रास्ता साफ, आपको आने वाले अभियानों के लिए रास्ता साफ करना है, यानी कि हिंद महासागर पर कब्जा करना है। ठीक है, अब 1502 में फिर ये वापसी चला जाता है, और फिर दोबारा से 1502 में वास्को डी गामा को भेजा जाता है। अब ये आप समझना, वास्को डी गामा फिर दूसरी बार भारत आता है 1502 में।
वास्को डिगामा फिर भारत आता है। ठीक है, अब इसको एक जिम्मेदारी दी गई थी। क्या जिम्मेदारी दी गई थी? कि भाई आपको व्यापारिक कंपनी जो हमने बनाई है एस्तादो दे इंडिया, इसके लिए ऑफिस बनाना है, यानी कोठी, कोठी बोलते थे, एक कोठी बनानी है, ऑफिस बनाना है। तो वो वास्को डिगामा को 1502 में जिम्मेदारी दी गई। तो ये यहां पर आकर कोचीन में प्रथम 1503 में 1503 में कोचीन में पहली कोठी बनाता है। कोठी मतलब व्यापारिक केंद्र, ऑफिस, कि भाई यहां पर हिंदुस्तान से सामानों को खरीदकर यहां पर रख दिया जाएगा तट के पास। इनका एक यार्ड, गोदाम, गोदाम आप कह सकते हो, कोठी बनाई कि यहां पर इकट्ठा किया जाएगा और यहां से समुद्री जहाज में माल को लाद कर वो यूरोप यानी कि पुर्तगाल ले जाया जाएगा, उसको कोठी कहते हैं। तो इसने ये क्वेश्चन आता है कि पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहां पर स्थापित की? तो 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों की पहली कोठी वो स्थापित की गई। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और 1503 से 1595 तक, 1503 से 1595 तक पुर्तगालियों का पूरा एकाधिकार रहा। यानी कि 1595 तक यूरोप से और किसी कंट्री से कोई भी व्यक्ति भारत से व्यापार करने के लिए नहीं आया। ये ही लोग जो है पुर्तगाली, ये ही 1995 तक इनका एक छत्र व्यापार था। यूरोप से केवल ये ही माल का आना जाना जो है ये करते थे। उधर से माल लाकर इधर बेचते थे, इधर से माल ले जाकर उधर बेचते थे। तो पुर्तगालियों का जो है पैसा जो है इन्होंने अच्छा कमाया भारत से। अब मैं आपको बता दूं, ये यूरोपियन लोग जो थे पुनर्जागरण काल जो मैंने बताया आपको पहली वीडियो में, उसके बाद ये खोज करने लगे थे, है ना। लेकिन जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में ये जो पेट्रो अल्ब्रेज आया था, पेट्रो अल्ब्रेज ने एक चीज की ऑब्जर्वेशन और की, एक चीज और वो डॉक्यूमेंट्स बना के ले गया, लिखित में ले गया कि यहाँ के जो क्षेत्रीय शासक हैं या बड़े शासक हैं वो आपस में एकजुट नहीं है, एक दूसरे को नीचे गिराना चाहते हैं। पूरा हिंदुस्तान जो है बिखरा हुआ है, एकजुट नहीं है। तो उसका फायदा जो है पुर्तगालियों ने उठाया। और आप देख सकते हो ये लोग जो हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति में आपस में लड़ रहे थे और बहुत क्षेत्रवाद को, जातिवाद को लेकर कि भाई मैं बड़ा और मैं वो छोटा, उसको लेकर ये आपस में लड़ रहे थे। इनकी आंखें जो हैं बहुत बाद में जाकर खुली, तब तक ये गुलाम हो चुके थे। आप देख सकते हो भारत के लोगों ने आपस में लड़ते रहे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या क्षेत्रवाद के नाम पर, या ऊंच नीच के नाम पर। इन्होंने खोजे नहीं की। आप कहीं भी देख सकते हो, कहीं अंडमान निकोबार में या कहीं भी, या इधर ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में किसी द्वीप पर, या इधर अफ्रीका में किसी द्वीप पर, या अमेरिका में किसी द्वीप पर आपको इंडिया का कोई निशान मिल जाए कि भाई यहाँ इंडियन आए थे, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। इंडियन जो हैं ये कहीं नहीं गए, आपस में ही लड़ते रहे, इन्होंने कोई खोज नहीं की। और आज भी ऐसा ही है, ये तो करी कराई खोज पे जो है वो अपना जो है काम करते हैं। लेकिन आप कहीं भी चले जाइए, अंडमान निकोबार और भी बहुत सारे जो द्वीप हैं, अफ्रीका जैसे केप ऑफ हॉफ, और बहुत सारे द्वीपों पर आज भी, गोवा में देख लीजिए, पुर्तगालियों के बोर्ड लगे मिल जाएंगे आपको, इमारतें मिल जाएंगी कि भाई पुर्तगालियों ने इनको बनाया था। तो पेट्रो अल्ब्रेज ने
ये ऑब्जर्व किया कि ये क्षेत्रीय शासक आपस में एकजुट नहीं है, लड़ते रहते हैं। तो जब ये खबर पहुंची ऊपर, तो फिर क्या हुआ, जो पुर्तगाली थे, इन्होंने कंपनी तो बनाई दी थी एस्तादो दे इंडिया, इन्होंने पहला भारत के ऊपर एक रणनीति बनाई कि हम व्यापारिक अधिकार तो करेंगे ही, साथ में राजनीतिक अधिकार भी करेंगे। और उसी को मद्देनजर रखते हुए पहली बार 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय कह सकते हो, उसको भारत भेजा। और ये 1505 से 1509 तक जो है भारत में रहा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्मीडा, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था, ये पहला प्रथम गवर्नर था पुर्तगालियों का, प्रथम गवर्नर या वायसराय। कब आया? 1505 में। और कब तक रहा? 1509 तक। ठीक है। उद्देश्य, इसको क्या टारगेट दिया गया, इसको क्या जिम्मेदारी दी गई फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पुर्तगालियों से, कि भाई आपको वहां व्यापार बढ़ाना है और साथ में अब वहां पर क्षेत्रीय अधिकार भी होगा, राजनीतिक अधिकार भी करना है। तो इसने क्या काम किया मैं आपको बता दूं, इसने एक पॉलिसी निकाली सबसे पहले, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या था पॉलिसी का नाम? ब्लू वाटर पॉलिसी। जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, इसका मतलब क्या था कि बिल्कुल ही अरबियों का जो नेस्त नाबूद करना है, अरबी व्यापारियों को। तो इसने पूरी नौसेना के साथ ये और तोप वगैरह बारूद के साथ, हथियारों के साथ ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था। और कोठी इनकी बनी चुकी थी, जो कि वास्को डी गामा ने अपनी दूसरी यात्रा में कोठी बना दी थी, व्यापारिक केंद्र। अब इसने पूरी ताकत जो है वो हिंद महासागर में लगाई और अरबियों का बिल्कुल से यहां से इसने दखलंदाजी की और अरबियों व्यापारियों को बिल्कुल से इसने खत्म कर दिया। अब जब किसी का जमा जमाया व्यापार आप खत्म करेंगे तो गुस्सा तो आएगा। तो अरबियों को गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या किया, अरबियों ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से युद्ध करने की ठानी कि भाई पुर्तगालियों से तो युद्ध करना पड़ेगा। तो इन्होंने मिस्र के जो व्यापारी आ रहे थे इधर से, मिस्र, तुर्की और गुजरात, इनका अधिकतर व्यापार कहां चल रहा था? यहां गुजरात। तो गुजरात के जो शासक थे, देखो एक तो मिस्र प्लस तुर्की और प्लस गुजराती, इन तीनों की सेनाएं मिलकर किसके ऊपर हमला किया गया? पुर्तगालियों के ऊपर, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के ऊपर। लेकिन ये जो सेना थी तीनों की मिश्रित, ये हार गई अल्मीडा से, अल्मीडा ने इन्हें हरा दिया। और हारने के बाद बिल्कुल ही इनका वर्चस्व जो है वो खत्म हो गया, पुर्तगाली जीत गए। फिर तो पुर्तगालियों ने बहुत दूर तक, अरब के तट थे यहाँ पे, ठीक है, मलक्का, हरयूज, यहां तक कब्जा कर लिया था। ये मलक्का तक, मलक्का हरयूज तक पूरा कब्जा जो है वो पुर्तगालियों का हो गया था। अब 1509 में दूसरा गवर्नर जनरल जो है वो भारत भेजा जाता है, ठीक है, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। अब 1509 में कौन आया? दूसरा वायसराय या गवर्नर जनरल आता है 1509 में। अल्मीडा वापसी चला जाता है, ठीक है।
अब नाम इनके ना कंफ्यूजन वाले होते हैं, जो पुर्तगालियन के नाम एक जैसे लगते हैं, कंफ्यूजन वाले, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब वो फ्रांसिस्को था, ये इसका नाम क्या है? अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है इसका? लिखना चाहो लिख लो। अल्फ्रांसो डी अल्फ्रांसो डी, बड़े अजीब अजीब नाम है ना, अल्बुकर्क। ये कौन था? ये दूसरा गवर्नर था पुर्तगालियों का, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। अब इसको एक क्वेश्चन आता है कि भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसको ही माना जाता है। क्यों माना जाता है वो मैं बताऊंगा। अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क को, ये दूसरा गवर्नर जनरल था, इसको भारत में पुर्तगालियों को स्थापित करने वाला वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। इसने क्या किया? 1510 में गोवा, यहां पर क्या है, गोवा पर कब्जा कर लिया। किस पे कब्जा किया इसने? गोवा पर कब्जा। अब क्योंकि गोवा जो है अच्छा स्थान था, अच्छा शहर था उस समय, तो इस पर इसने कब्जा कर लिया। ठीक है, नियंत्रण हो गया। और इसने, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क ने एक नीति चलाई, विवाह नीति। क्या बोलते हैं उसको? विवाह नीति। इसने गोवा पे जब अधिकार कर लिया तो क्या चलाई? विवाह नीति। विवाह नीति क्या चलाई? इसने बोला कि जितने भी पुर्तगाली सैनिक हैं या पुर्तगाली व्यापारी आते हैं, वो हिंदुस्तान में जो महिलाएं हैं उनसे शादी करें। महिलाओं से शादी करोगे तो इनकी संख्या डबल हो जाएगी एकदम से, है, पुरुष और फिर महिला। दूसरा, जिनकी लड़कियों से, जिनकी महिलाओं से आप शादी करेंगे, वो आपके रिश्तेदार बन जाएंगे, वो आपका विरोध नहीं करेंगे। तो इसने विवाह नीति चलाई। दूसरा, आपको पता है हिंदुस्तान में सती प्रथा थी, तो सती प्रथा पर पहला वार करने वाला व्यक्ति ये ही था, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क, भारत में। इसने ये बोला कि यहां पर जो सती प्रथा में औरतें जला दी जाती हैं, तो उन औरतों को जलने नहीं देना है, उनसे आप विवाह करिए, पुर्तगालियों से बोले। और जो विधवा हो जाती हैं, सती भी नहीं होती हैं, उनको दोबारा विवाह करने की अनुमति हिंदुस्तान में नहीं है। तो क्योंकि उनको उनका एक सहारा मिल जाएगा और वो चाहेंगे भी कि भाई आपसे शादी हो, तो आप ऐसी महिलाओं से शादी करें और ईसाई धर्म को जो है बढ़ावा मिलेगा। आपके जो बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं आपका धर्म अपनाएंगे, ईसाई बन जाएंगे, तो इससे ईसाई धर्म भी फैलेगा। तो ये विवाह नीति जो है ये अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क ने शुरू की। ठीक है, इतना समझ में आया आपके? अब 1515 में, ये आपको मैं बता दूं, 1515 में इसने फारस की खाड़ी तक, मैंने बताया ना, यहां तक पूरा इसने अधिकार कर लिया था, मलक्का तक, मलक्का, दमन द्वीप, हुबली, कोच्चि, कल्लोर, है ना, और सालसेट, सालसेट बोलते हैं मुंबई को, इन्हें पूरा कब्जा कर लिया था। हुबली, ये यहां से आगे बढ़ के कोरोमंडल से यहाँ हुबली तक पुर्तगाली पहुंच गए थे, यहां भी कोठी बना ली थी इसने, हुबली है, मलक्का। तो इन्होंने कोठियां कहां कहां बना ली अपनी? 1515 में अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क ने कोच्चि, गोवा, हुबली, कन्नौर और मलक्का
और सालसेट जो मुंबई है, सालसेट, यहां तक इन्होंने अपना जो है पूरी कोठियां बना ली थी। अब इसके बाद 1961 में 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। आपको पता है गोवा ही सबसे पहले गुलाम हुआ। ठीक है जी, गोवा ही सबसे पहले गुलाम हुआ 1910 में, और सबसे बाद में आजाद होने वाला राज्य भारत का वो भी गोवा है 1961 में। तो गोवा कब आजाद हुआ था? 1961 में हुआ था पुर्तगालियों से। इतना पॉइंट। अब इसके बाद तीसरा गवर्नर जो है वो भारत आता है। ठीक है, कौन आया वो लिख लीजिए। तीसरा गवर्नर आया 1525 के आसपास जो है ये आया, नीनो डी कुन्ना। देखो क्या नाम है, नीनो डी कुन्ना। नीनो डी कुन्ना जो है ये तीसरा गवर्नर जनरल भारत आया, तीसरा गवर्नर जनरल पुर्तगाली। और इसने 1530 में गोवा को राजधानी बना दिया। गोवा क्या बना दी इसने? राजधानी। ये पॉइंट समझना। नीनो डी कुन्ना ने 1530 में गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बना दी। पहले इन्होंने कहा थे? ये मालाबार तट पर थे, केरल। लेकिन इसने फिर गोवा को राजधानी बना दिया। और आपको पता है आज भी गोवा के अंदर पुर्तगालियों के द्वारा निर्मित बिल्डिंग जो हैं, इमारतें, वो हैं, और बहुत ही भव्य और अच्छी इमारतें हैं। ठीक है, और 1525 में इसने मालद्वीप, यहां है ना मालद्वीप, मालद्वीप पर कब्जा कर लिया था पूरा। और 1559 में दमन पर, 1559 में दमन पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब यहीं पर हिंदुस्तान में आपको पता है 1500, इसी दौरान नीनो डी कुन्ना के समय में ही 1526-27 के आसपास क्या हुआ था? बाबर की एंट्री हो गई थी 1526 में, है ना। बाबर की एंट्री हो गई थी उधर से। तो अब लगा लो कि मुगल जो आए थे, मतलब मुस्लिम जो थे, उनसे मुगल काल से भी पहले पुर्तगालियों का कब्जा इस इलाके पे हो चुका था। और ऐसा कहा जाता है मुगल भी जो बारूद और बंदूकें, तो वो इनसे आयात किया करते थे, लिया करते थे पुर्तगालियों से। समझ रहे पॉइंट को? यानी कि उनसे व्यापारिक संबंध थे इनके मुगलों से। अब 1524 में वास्को डिगामा तीसरी बार भारत भी आया था। 1500 कितने में? 24 में। यह आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। 1524 में वास्को डिगामा तीसरी बार भारत आया। वास्को डिगामा 1498 में आया, 3 महीने भारत में रहा, और वापसी 1499 में वापसी पहुंच गया। फिर 1502 में आया, ठीक है ना। और तीसरी बार 1524 में आया। इतना आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद चौथा गवर्नर जो है वो भारत आता है नीनो डी कुन्ना के बाद। नीनो डी कुन्ना के बाद चौथा गवर्नर आता है,
इसका नाम क्या था? अल्फ्रांसो डिसूजा। अल्फ्रांसो डिसूजा, ठीक है जी। ये चौथा गवर्नर था, अल्फ्रांसो डिसूजा। अल्फ्रांसो डिसूजा जो था, इसके साथ एक धर्मगुरु भी आया, क्योंकि ईसाई धर्म इनको बढ़ाना था हिंदुस्तान के अंदर। तो सेंट जेबिया, सेंट जेबिया धर्मगुरु, ये धर्मगुरु आता है, ठीक है, सेंट जेबिया। और इसके बाद पुर्तगालियों ने एक प्रणाली चलाई, एक परमिट प्रणाली, उसको बोलते थे कार्टेज। क्या बोलते थे? कार्टेज। कार्टेज एक परमिशन थी, एक परमिट था लिखित में। इन्होंने ये बोला कि अगर कोई दूसरे देश से व्यापारी आ रहा है तो उसको कार्टेज लेना पड़ेगा, पैसे दे के, पैसे जमा करा के। और जिसके पास कार्टेज होगा वो तो व्यापार कर सकता है, अदरवाइज जिसके पास परमिशन नहीं होगी, कार्टेज नहीं होगी, वो भारत के साथ या यहां से आगे कहीं जाना है तो वो व्यापार नहीं कर सकता, कार्टेज लेना पड़ेगा। अगर वो कार्टेज नहीं लेता था तो उसको ये समुद्री लुटेरे जो थे वो लूट लिया करते थे। और समुद्री लुटेरे कौन थे? ये खुद ही थे। जो कार्टेज दिखा दिया करता था उसको नहीं लूटा जाता था। तो ये पुर्तगालियों ने एक कार्टेज के नाम से परमिशन चलाई, है ना, परमिट नीति। अब एक सवाल उठता है कि जो पुर्तगाली है इनका पतन क्यों हुआ? पुर्तगालियों का पतन का कारण क्या था? तो इनके पतन के मुख्य कारण क्या थे? एक तो धर्म प्रचार। इनके धर्म प्रचार की वजह से क्या हुआ कि बिल्कुल ये कट्टर हो गए थे धर्म प्रचार करने। तो यहाँ के जो मुस्लिम थे और जो भारत के हिंदू थे वो सब इनके विरोध करने लगे, जबरदस्ती ये ईसाई बनाने लगे थे और जबरदस्ती महिलाओं से शादी करने लगे थे ईसाई धर्म को फैलाने के लिए। उसकी वजह से एक तो इनका धर्म भी कारण बना, इनका विरोध जो है वो हिंदुस्तान के अंदर होने लगा। दूसरा, स्पेन पर पुर्तगाल का कब्जा, ये भी इनकी पतन का कारण बना भारत से। पुर्तगाल ने क्या किया? स्पेन के ऊपर कब्जा कर लिया, तो इधर सैन्य कार्रवाई में ये बिजी हो गए। जब ये सैन्य कार्रवाई में इधर बिजी हो गए तो भारत की तरफ इनका ध्यान कम हो गया। और भारत की तरफ ध्यान कम हो गया तो दूसरे जो लोग थे वो इनके ऊपर हावी हो गए। यानी कि पुर्तगालियों की तरफ की जो शासन था, सत्ता था, उसकी तरफ से सपोर्ट आनी बंद हो गई, क्योंकि उनका सारा ध्यान लग गया स्पेन के ऊपर कब्जा करने में। यह भी इनकी एक पतन का कारण था। तीसरा पतन का कारण था ब्रिटेन का ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा सपोर्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी भी इनके पतन का कारण बनी। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई ब्रिटेन से, उनको भी पता चला भाई व्यापार जो है वो हिंदुस्तान से किया जाए, तो वो इनको, क्योंकि पूरी सरकार की सपोर्ट थी ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनको खत्म करती चली आई। बिल्कुल सैन्य शक्ति के साथ इनको पूरा खत्म किया गया। अब मैं आपको बता दूं जो आपकी नॉलेज में होना चाहिए, पुर्तगालियों ने हिंदुस्तान को क्या क्या दिया। ये एक बहुत बढ़िया चीज जो है इन्होंने दी, ये अच्छा ही की इन्होंने भारत को दिया क्या? एक तो आलू। आलू के बारे में भारत को नहीं पता था, भारत के लोगों को। ये क्योंकि कई देशों पर इनका कब्जा था तो कहीं ना कहीं ये आलू लेकर आए। आलू बताया इन्होंने कि ये आलू है, आलू की फसल की जाए, इसको खाया जाए।
तो आलू इन्हीं की देन थी। प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने गोवा में 1556 में, प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है? 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी इन्होंने गोवा में। तो प्रिंटिंग प्रेस की नॉलेज किसने दी भारतीयों को? वो भी यही लेके आए। तंबाकू ये लेके आए, गन्ना ये लेके आए। तंबाकू, गन्ना ये भी पुर्तगालियों की देन है और आज तक इनका जो है यूज है। और लाल मिर्च और पपीता, लाल मिर्च और पपीता ये किसकी देन है? ये भी पुर्तगालियों की देन है। लाल मिर्च और पपीता भी पुर्तगालियों की देन है। तो पुर्तगालियों ने हिंदुस्तानियों को क्या क्या दिया? आलू, तंबाकू, गन्ना, लाल मिर्च, पपीता और प्रिंटिंग प्रेस। 1556 में जो गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी वो पुर्तगालियों ने लगाई थी। तो इन्होंने दिया भी बहुत कुछ। और देखो आलू दिया, आज तक हम आलू खाते हैं, सब्जियों का राजा आलू कहा जाता है। ऐसी कोई सब्जी नहीं जहां आलू, और आलू से बहुत सारी डिश बनती हैं, है ना। टिक्की जो आप खाते हो वो आलू से बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने दी बहुत कुछ, है ना, दिया। अब एक इनके पतन का कारण और था, मैं आपको बता दूं। जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, उसकी शादी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से शादी करा दी गई। पॉइंट को समझना। पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, उसकी शादी किससे करा दी गई? ब्रिटेन के राजकुमार से, प्रिंस चार्ल्स द्वितीय से। और इन्होंने दहेज में क्या दे दिया? इन्होंने दहेज में ब्रिटेन को मुंबई दे दिया, मुंबई। अब मुंबई को क्या किया गया? ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया। अब ये जो दहेज में मुंबई देना था, ये भी इनके पतन का कारण बना। जब मुंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो मुंबई में इन्होंने अपनी कोठी स्थापित कर लिया, अपना ऑफिस बना लिया, है ना। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की सपोर्ट से फिर पूरा जो है व्यापारिक दखल तो हुई, उसके बाद राजनीतिक दखल भी हुई और फिर पूरे हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया, ब्रिटेन का कब्जा। तो दहेज में किसी ने क्या दिया था और कारण बना भारत की गुलामी का? वो दहेज। तो इसलिए दहेज प्रथा जो है वो खतरनाक है। तो दहेज प्रथा से बिल्कुल छुटकारा पाइए। आप देख रहे हो लोग दहेज में करोड़ों रुपए जो है वो दिखावा करने के लिए दे रहे हैं, गाड़ियां दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर से बारातें ले जा रहे हैं। तो जो पैसे वाले हैं वो तो दहेज दे देते हैं, शादियां कर लेते हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वो जब अपनी बेटी की शादी करता है तो वो इन अमीरों के चोचले की वजह से वो बेचारा फंस जाता है, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। और कहीं ना कहीं जब एक ट्रेंड आप चला देते हैं तो छन्नी से छन के नीचे तो जाना ही है। तो जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने तो दहेज दे दिया, लेकिन ये दहेज समाज के लिए फिर आप अभिशाप बन गया। और इस दहेज रूपी अभिशाप के कारण फिर कितनी गरीब बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, आत्महत्याएं की होती हैं। उन सब का कारण ये दहेज प्रथा बनती है। तो इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि आपके पास कितना भी पैसा है, आप दहेज प्रथा को बढ़ावा ना दें। जो शादियों में नए नए चोचले बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बर्बादी का कारण तो एक दिन बनेगा। आपने दहेज दे दिया तो दहेज देने वालों को और लालच आएगा कि ये और भी दे सकता है, तो फिर भी आपकी बेटी जो है वो सुखी नहीं रहनी है। और आप अपने साथ ही जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की बेटियां हैं, उनको भी
झंझट में डाल रहे हो, परेशानी में डाल रहे हो। इसलिए दहेज का विरोध करिए और बिल्कुल भी दहेज नहीं देना है, क्योंकि जीता जागता सबूत है, एक दहेज ने पूरे हिंदुस्तान को गरीब बना दिया, पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना दिया। अगर पुर्तगाल मुंबई को, ब्रिटेन को दहेज में नहीं देता तो फिर अंग्रेज यहां ज्यादा आते नहीं, हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा नहीं होता। तो इसलिए दहेज जो है बड़ा खतरनाक, दहेज से बचें। ठीक है, तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं। और मेरे जो टॉपिक हैं ये आईएएस, पीसीएस, टीचर, सभी कांस्टेबल, दरोगा, सभी नौकरियों के लिए फलदायी हैं, उपयोगी हैं। आप अच्छी तैयारी करें। हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा वो भी बताएं कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। और मेरी सभी बच्चे जितने तैयारी कर रहे हैं उनको 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 2025 में ही सिलेक्शन लेंगे। और यदि आपको सिलेबस खरीदना है तो हम गूगल प्ले स्टोर में जाकर हमारी ऐप गुरुजी विजन आईएएस से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए कम पैसों में, जो कि हमारे लिए सपोर्ट होगा आपका, आप कोर्स खरीद सकते हैं। और बहुत सारी वीडियो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। मकसद एक ही है, आपका सिलेक्शन। तो इसी साल सिलेक्शन लेना है, अपने माता पिता का जो सपना है वो पूरा करना है, उनका सम्मान समाज में बढ़ाना है। तो दिन रात एक करिए और 6 महीने का अथक प्रयास आपका सिलेक्शन करा देगा। सभी बच्चों को मेरी अभिषेक उपाध्याय की गुरुजी विजन आईएएस से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।